नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बेहद अभिनंदन है। 9 साल की बच्ची जो कि नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से 1 नवंबर को कूदकर मर गई थी, उनकी मौत को 20 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, पर मानो प्रशासन के कान पर क्या जूं तक नहीं रेंग रही। जिस तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो एजेंसी जो कि सीबीएसई से जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए का दायित्व निभाती है, ने एक डैमनिंग रिपोर्ट पेश की है। और जिस तरह से उस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से स्कूल प्रशासन के ऊपर, उसके कंडक्ट के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं, वो कई सवाल खड़े करता है। बात करूंगा उसके बारे में, बात करूंगा 40 से ज्यादा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का, और बात करूंगा क्यों बार बार नरेश मीना अपने बर्ताव की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं, और अगर आ जाते हैं तो नाराज क्यों हो जाते हैं। जिस तरह से पिछले कई दिनों से 9 साल की बच्ची के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अगर उससे भी आपका दिल नहीं पसीजता तो शायद किसी बात से नहीं पसीजेगा। वो 9 साल की बच्ची जो कि करीब 1.5 साल से बार बार टीचर के पास जाकर बार बार शिकायत लगा रही थी कि उसको बुलिंग का सामना करना पड़ रहा है। उसके माता पिता शिकायत लगा रहे थे कि बच्ची को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, और उसके बावजूद स्कूल प्रशासन, टीचिंग स्टाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा था जिससे कि बच्ची की शिकायत दूर हो सके। तो सोच कर देखिए उस बच्ची की मन की व्यथा क्या होगी, उसकी दिमाग की स्थिति क्या होगी। एक वो लड़की जो कि बेहद होनहार, ऑलराउंडर, पढ़ाई में बहुत अच्छी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छी, जिसके सपने थे दीपिका पादुकोण जैसा बनने का, जिसकी माता पिता के कई सपने थे, जिन्होंने महंगे स्कूल में ये सोच कर डाला था कि उसको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, उसको एक बेहतरीन वातावरण, एक माहौल मिल पाएगा जिसमें वो कुछ कर दिखा पाएगी। एक ऐसी बच्ची अगर 1 साल से ज्यादा समय से अपने इर्द गिर्द पैदा हुए माहौल की वजह से बेहद सफर कर रही थी, एक दुख के दौर से गुजर रही थी, तो किस लिए है ये महंगे स्कूल, किस लिए है ये व्यवस्था जिसमें लाखों रुपयों की फीस तो स्कूल ले लेता है, पर बच्चों की अगर इस प्रकार की स्थिति से आंखें मूंद लेता है, तो क्या ऐसे स्कूलों का ना होना ज्यादा अच्छा नहीं है। और मैंने कई माता पिताओं से बात की, उनका कहना था कि उनके बच्चों के साथ भी बुलिंग हो चुकी है। उन्होंने यहां तक कहा कि बेहद विंडिक्टिव है स्कूल का प्रशासन, अगर कैमरे के सामने अगर आकर आपसे बात तक कर ली तो हमें पता है कि बच्चों के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करेंगे। सोचकर देखिए 20 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, और आज तक क्या आपने स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी को कैमरे के सामने आकर अपना वर्जन प्रेजेंट करते हुए देखा है इस पूरे मामले में? जिस तरह से नीरजा मोदी स्कूल के जो संचालक हैं, जो मालिक हैं, वो बेहद रसूखदार बताए जाते हैं, क्या वो रसूख ही वजह थी कि राजस्थान की सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अपॉइंटेड कमिटी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रिक्ट उसके आचरण के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया गया? जिस तरह के सवाल सीबीएसई ने खड़े किए, और मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीएसई ने किस तरह से सिलसिलेवार तरीके के से बड़ी बातें उठाई हैं। एविडेंस टैंपरिंग की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जहां पर वो बच्ची गिरी थी 9 साल की, उस एरिया को धो दिया गया फोरेंसिक एनालिसिस से पहले, जिसकी वजह से पोटेंशियल साक्ष्य डिस्ट्रॉय कर दिए गए। सेफ्टी लैब्स की बात कही गई है इसमें।
वो बच्ची जो कि ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ती थी क्लास में, वो चौथी मंजिल पर पहुंच गई अननोटिस्ड। तो सीसीटीवी कैमरास की सर्वेलेंस क्या नहीं हो रही थी? ये बुलिंग की जो बात है वो भी इसमें उठाई गई है। करीब 18 महीने इंसिडेंट से पहले वो बुलिंग फेस कर रही थी। पुनीता शर्मा जो टीचर है उसको इन्फॉर्म किया गया था कि बैड वर्ड्स यूज किए गए हैं, उसके बावजूद आरोप के मुताबिक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया और माता पिता के मुताबिक 4 से 5 बार आखिरी 1 घंटे में जो उसने दिख रही थी वो उसमें उसने जाकर टीचर को कंप्लेंट की, पर उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। और क्या इसी वजह से वो 9 साल की बच्ची क्लास को छोड़कर चौथी मंजिल पर जाकर वहां से कूद गई? अब आप सोच कर देखिए, अगर इस प्रकार की मेंटल स्टेट में वो बच्ची पहुंची तो क्या इसके लिए स्कूल का वो टीचिंग स्टाफ कसूरवार नहीं है? मेरी जो पेरेंट्स से बात हुई है, जो परिवार से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की कि टीचर्स को बार बार बताया जाए कि बच्ची इस व्यथा से गुजर रही है, और केवल उस दिन के वो प्रकरण नहीं है, उससे पहले भी किसी बच्चे ने जब उस बच्ची को तंग करने की कोशिश की और शिकायत की तो एक तरह से टीचर ने आंखें मूंद ली। कहा कि एक तो नॉन रिस्पॉन्सिव उनका एटीट्यूड रहता था, डिलेड रिस्पॉन्स रहता था, कई कई घंटे तक जवाब नहीं देते थे स्कूल के जो टीचिंग स्टाफ हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये लगता था कि अगर उनको इस पूरे मामले में अपनी बच्ची को बुलिंग से बचाना है तो उनको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और इस केस में भी कोशिश ये की मां ने कि वो जो दूसरा बच्चा है उसकी मां से बात करे, और उसके बाद कम से कम उस मामले में तो उन्होंने कोशिश की कि किसी प्रकार का समाधान निकल पाए। पर बार बार अगर बच्ची को बुलिंग का फेस सामना करना पड़ रहा था तो जो स्कूल का दायित्व था, तो जो टीचिंग स्टाफ का दायित्व था, वो साफ तौर पर उनकी तरफ से निभाया नहीं जा रहा था। जो शिवानी मीना है, बच्ची की मां जो है, उन्होंने स्कूल को बंद करने की मांग की है, उस पर ताला लगवाने की मांग की है, डी एफिलिएशन की मांग की है। और सीबीएसई ने जो सवाल खड़े किए हैं वो बेहद गंभीर सवाल हैं, और अगर स्कूल के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो मानकर चलिए सीबीएसई अपनी तरफ से कड़ी कार्यवाही कर सकती है। राजस्थान की मौन पड़ी सरकार भले ही वो कड़ी कार्यवाही करे या ना करे। रसूख के आरोप तो लग ही रहे थे, पर जिस तरह से सीबीएसई ने इसके ऊपर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, उसके बाद बच्ची के परिवार में, बच्ची के माता पिता में थोड़ी सी ढाढ़स बंधी है, थोड़ा सा विश्वास जगा है, थोड़ा सा भरोसा पैदा हुआ है कि उनकी बच्ची के मामले में जो न्याय की गुहार को लेकर वो दर दर भटक रहे थे, वो न्याय उनको मिल सकता है, इंसाफ जो है वो हो सकता है। शहीद स्मारक पर जयपुर के शनिवार को कई घंटों तक मौन रहने के बाद उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने अपनी बात को मीडिया के सामने रखा और साफ कर दिया कि जो उनकी लड़ाई है वो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए है, वो इसलिए है कि किसी और माँ बाप के बच्चों को इस प्रकार की दुर्दशा से, इस प्रकार की व्यथा से ना गुजरना पड़े, जो दिल को कचोटने वाली है। एक तरह से उनके आंसू जो है वो अभी तक थमे नहीं है, उनके दिल जो है वो खून के आंसू अब भी रो रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि कम से कम माता पिताओं को स्वार्थी ना होकर कम से कम अपना मॉरल सपोर्ट इन परिवार को देना चाहिए, ताकि न्याय की जो मांग है उसमें ये अलग थलग ना पड़ जाएं। उसकी मांग को लेकर जिस तरह से अपना बात को आगे रखने की कोशिश कर रहे थे, अन्य माता पिता भी सरकार से इस बारे में सवाल खड़ा करें और पूछें कि स्कूल के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, इसके बावजूद कि साफ तौर पर जो जांच एजेंसी है, जो पुलिस है, उसने माना है कि जो सीन ऑफ इंसिडेंट है उसको धो दिया गया, जो खून के निशान थे उनको साफ कर दिया गया, और साफ तौर पर कई वायोलेशंस जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही थी, इंक्लूडिंग की जो सीसीटीवी फुटेज है, जो 15 दिन का प्रावधान है ऑडियो वीडियो फुटेज रखने का, वो भी स्कूल के पास जानकारी के मुताबिक उपलब्ध नहीं था।
माता पिता के मुताबिक उनको क्लास की सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जा रही है और कहीं ना कहीं शक ये पैदा हो रहा है कि क्या लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, क्या इस पूरे मामले को लंबा खींचकर कहीं ना कहीं दफन कर देने की कोशिश की जा रही है। क्या ये कोशिश की जा रही है कि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको इस तरह से थका दिया जाए कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते पूरी तरह से पस्त हो जाएं, थक जाएं। अभी तो जो परिवार है वो अपनी लड़ाई को आगे रखने के लिए, अपनी बात को सुनाने के लिए आगे आ रहा है, पर वो लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है। सामने जो है वो रसूखदार लोग हैं जिनको शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि स्कूल की किस प्रकार से किरकिरी हो रही है, प्रशासन की स्कूल के किस प्रकार से किरकिरी हो रही है, और सवालों के जवाब तक देने के लिए वो अपने आप को बाध्य नहीं मान रहा है किसी भी प्रकार का। मैंने कई बार कोशिश की है कि स्कूल के तरफ से उनका क्या, प्रशासन का क्या वर्जन है वो सामने आ सके, पर किसी भी प्रकार से स्कूल प्रशासन जो है वो अपनी बात को आगे आकर नहीं रख रहा है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, राजस्थान में कांग्रेस ने जिस तरह से लंबे इंतजार के बाद 45 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। कई जिलों में मौजूदा विधायकों की नियुक्ति जो है वो की गई है। 45 जिला अध्यक्षों में से 12 जिलों में मौजूदा विधायकों की नियुक्ति की गई है। इसमें सीकर के, जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गृह जिला है, वो भी शामिल है। हालांकि कई इसमें ऐसे नाम हैं जो कि बताते हैं कि कहीं ना कहीं अंता की बाय इलेक्शन में जीत के बाद एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा अपनी स्टैंप ऑफ अथॉरिटी दिखाते हुए राजस्थान कांग्रेस में नजर आए हैं। पिछले कई सालों को अगर आप देख लें तो राजस्थान कांग्रेस के लिए गोविंद सिंह डोटासरा का जो कार्यकाल रहा है वो एक जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर, एक एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, जो कि हैंड्स ऑन रहे हैं, उस प्रकार के नेता के तौर पर रहा है। जाट कम्युनिटी से आते हैं। हालांकि उनकी पार्टी में ही कई उनके डिट्रैक्टर्स भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो कि नहीं देखना चाहते उनको और ज्यादा लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। जाट समुदाय से आते हैं, तो क्या अगर उनको हटाया जाता है तो जाट समुदाय से ही किसी अन्य नेता को बनाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, ये सवाल जो है वो बड़ा है, इसलिए क्योंकि जो अन्य जाट नेता हैं उनमें हरीश चौधरी का नाम सबसे प्रमुख तौर पर आता है, और पार्टी में ही कई लोग ऐसा सोचते हैं, जो कि सूत्र हैं वो बताते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि हरीश चौधरी से तो यही भले हैं और इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए अगर इनकी रिप्लेसमेंट हरीश चौधरी को ही होना है तो। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा को भी पता है कि 2028 से पहले अगर सचिन पायलट फिर से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहेंगे तो पार्टी के पास विकल्प कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और ऐसे में उनकी पोजीशन के ऊपर, और वो भी तब जब अंता में एक अहम बन चुका चुनाव, एक वैसा चुनाव जो कि उन्होंने अपनी साख पर ले लिया था, जिस प्रकार से उनके बयान सामने आए थे, और उसके बाद उनकी जो पोजीशन है, जो पद है, वो ज्यादा मजबूत हुआ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बड़ी है। और ऐसी परिस्थितियों में जो 45 जिला अध्यक्षों की सूची आई है उसमें कहीं ना कहीं उनके दबदबे की छाप जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि एक पूरी मंतव्य के बाद, एक पूरी संवाद के बाद ये सूची जो है वो सामने आई है, और इसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता विपक्ष टीकाराम जूली और तमाम वरिष्ठ नेता जो पार्टी के हैं वो शामिल हुए थे। अशोक गहलोत तो जोधपुर सर्किट हाउस में जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग भी ले रहे थे, उनसे बातचीत भी कर रहे थे, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हुए। हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो कि, जैसे कि इंद्रराज गुर्जर हैं जो कि कोटपुतली बहरोड से जिला अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, सवाई माधोपुर से इंदिरा मीणा अपॉइंट हुई हैं, डूंगरपुर से गणेश घोगरा अपॉइंट हुए हैं। तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं अन्य नेताओं की भी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत समेत, कहीं ना कहीं
उनकी बात को भी तरजीह दी गई है। सबसे ज्यादा अगर किसी की चली है तो वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की लग ये रहा है कि एक तरह से बात को माना गया है, सुना गया है और उस पर मोहर जो है वो लगाई गई है। इस बुलेटिन के अंत में नरेश मीणा के बारे में, क्यों नरेश मीणा बार बार भाषा के संयम को खो देते हैं? क्यों नरेश मीणा बार बार भूल जाते हैं कि अगर उनको बड़ा नेता बनना है तो उनकी बोली, उनका संवाद, उनकी शैली में नजर आना चाहिए कि वो लोगों को ना केवल साथ लेकर चल सकते हैं, पर यह भी नजर आना चाहिए कि वो अपने समर्थकों के साथ वैसा व्यवहार करने में सक्षम है जो कि एक परिपक्व नेता को, एक ऐसे नेता को जो कि दूसरे लोगों को भी ऊपर उठाने में सक्षम है, वैसा व्यवहार, वैसी शैली केवल दिखावे के लिए नहीं, अंदर से आनी चाहिए। पर बार बार नरेश मीणा के द्वारा ऐसा व्यवहार पेश सामने आता है जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा को शायद काफी समय लगेगा वैसा आचरण सामने लाने में जो कि उनको एक बड़ा नेता बना सकता है। कहीं ना कहीं शायद फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, जिस तरह से अंता का उपचुनाव वो हारे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक चुनाव हारने से कोई भी व्यक्ति जो कि मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो वो उससे आहत हो सकता है। पर अगर उनको राजस्थान की राजनीति में बड़ा नेता बनना है तो यहाँ की पृष्ठभूमि बताती है कि शायद कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा जिसने अपनी भाषा की शैली को नीचे गिराकर ऊपर उठने में सफल साबित हुआ हो। सपोट्रा में मौजूद थे, करौली में, जहां पर वो डुंगरी बांध परियोजना को लेकर विरोध जता रहे थे। कहा यह जा रहा है कि अगर वो बांध बनता है तो उससे 76 गांव प्रभावित हो सकते हैं। मुद्दा भले ही सही हो पर उसको उठाने का तरीका भी सही होना बेहद जरूरी है। ना केवल उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरा मानना है आप किसी के भी विरोधी हो सकते हैं, आप किसी के भी विपक्ष में खड़े हो सकते हैं, पर अगर एक पद की, एक व्यक्ति की, एक व्यक्तित्व की अगर आप सही से उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, उस पर गलत तरीके से अपशब्दों के जरिए सवाल खड़े करते हैं, तो वो आपके बारे में बताता है वो किस प्रकार के आप व्यक्ति हैं, इस बारे में बताता है। प्रधानमंत्री का पद जो है वो गरिमा में पद माना जाता है, लोग उस पद की रिस्पेक्ट करते हैं, उस पद को गरिमा में पद मानते हैं। और नरेश मीणा को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर अगर वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग उनके बारे में कई सवाल खड़े कर सकते हैं, इसकी बजाय कि उनकी बात को सुनकर वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अपना ओपिनियन बनाएं। नरेश मीणा अंता का उपचुनाव हार चुके हैं। आगे का क्या रुख उन्होंने रखना है या क्या वो मंजिल तय करना चाहते हैं या तक पहुंचना चाहते हैं वो खुद तय कर सकते हैं। पर मेरा यह मानना है कि अगर वो भविष्य में इस प्रकार की शब्दावली का, इस प्रकार के घटिया शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए ना करें और कम से कम अपने ही आसपास के लोगों के साथ हाथापाई ना करें तो उनके भविष्य के लिए वो बेहतर हो सकता है। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।